हरियाणा में इस साल 2026 के अप्रैल महीने में 2 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं। वर्तमान में बता दें आपको कि हरियाणा से 5 राज्यसभा की सीटों में से 4 राज्यसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और 5वें निर्दलीय सांसद कार्तिक शर्मा है, जो कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थित चेहरे बताए जाते हैं। लेकिन अप्रैल 2026 में 2 सीटों पर चुनाव को लेकर सियासी गहमा गहमी मचने वाली है। भाजपा के पास 48 विधायक हैं। 2024 में मोहन लाल बड़ोली के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की हरियाणा में और तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, जो कि 2014 की मोदी लहर से भी बड़ी जीत थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी 2019 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया और कांग्रेस पार्टी की सीटों की संख्या जो 2019 में 31 पर सिमट कर रह गई थी, वो सीट 37 तक पहुंच गई। हालांकि कांग्रेस पार्टी को सत्ता में वापसी के लिए अभी इंतजार करना पड़ रहा है। 2 राज्यसभा की सीटें हैं। एक राज्यसभा की सीट पर शॉर्ट टर्म का कार्यकाल था, क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिस वक्त 2019 में लोकसभा का चुनाव हार गए थे रोहतक लोकसभा से, उसके बाद उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया था और फिर 2024 का लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा और वो चुनाव लड़ने के बाद वो सीट खाली हो गई थी, जिस पर संख्या बल में मजबूत भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया था। किरण चौधरी जो उस दौरान राज्यसभा में सांसद बनी थी, वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बनी थी। दूसरा चेहरा है, आपको रामचंद्र जांगड़ा दिखाई दे रहे हैं। ये ओबीसी चेहरा है और इनका कार्यकाल भी 9 अप्रैल 2026 को राज्यसभा से समाप्त हो रहा है। अब ऐसे में कौन चेहरे होंगे? ये बीजेपी के संभावित चेहरे मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बीजेपी के संभावित चेहरे हो सकते हैं राज्यसभा सीट के लिए, राज्यसभा कैंडिडेट बन सकते हैं ये बड़े सियासी चेहरे जो मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में तारुफ करवा देता हूं कि आखिरकार ये बड़े जो सियासी नाम दिखाई दे रहे हैं, जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, इनकी हरियाणा की राजनीति में क्या विशेषता है, क्या खासियत है। दरअसल सिरसा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल आपको दिखाई दे रही हैं। ये महिला चेहरा होने के चलते दावेदारी पेश कर सकती हैं। रामविलास शर्मा बड़ा चेहरा हरियाणा बीजेपी का, जिन्हें वट वृक्ष भी कहा जाता है हरियाणा की राजनीति में, वो भी इस सीट को लेकर के अपनी दावेदारी पेश करना चाहेंगे। लेकिन इस सीट के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी की अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि केंद्रीय हाईकमान से सीधे टच में मनोहर लाल खट्टर है और कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी पर प्रदेश की जिम्मेदारी है। उसके बाद जेपी दलाल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में और उससे पहले मनोहर लाल खट्टर की कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। लोहारू विधानसभा सीट से आते हैं और बड़ा जाट चेहरा उभर कर भारतीय जनता पार्टी में सामने आ रहे हैं। उसके बाद ओम प्रकाश धनखड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। जाट वोट बैंक को प्रभावित करने वाला एक बड़ा सियासी चेहरा, जो कि हरियाणा की राजनीति में बीजेपी को लगातार मजबूती दिलाने में कामयाबी हासिल करते रहे हैं और बीजेपी चाहेगी कि इन पर दांव लगाकर इनके सियासी अनुभव का लाभ उठाया जाए। एक और चेहरा आपको बड़ा चेहरा मोहनलाल बड़ोली के रूप में दिखाई दे रहा है, जिनके नेतृत्व में विधानसभा 2024 का चुनाव लड़ा गया और बीजेपी ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी जीत हरियाणा में दर्ज की। इनके नेतृत्व में वो चुनाव लड़ा गया 2024 का। कुलदीप बिश्नोई के घर पर जिस तरीके से नायब सिंह सैनी केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर जो है वो पहुंचे थे, डिनर पार्टी में शामिल भी हुए थे और परिवार से मुलाकात भी की थी, तो कुलदीप बिश्नोई की भी दावेदारी सीट पर मानी जा रही है। इसके साथ साथ मनीष ग्रोवर आपको दिखाई दे रहे हैं, घनश्याम सर्राफ जैसे लोग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो इस बात की है कि हो सकता है कि किरण चौधरी को कंटिन्यू किया जाए पूरे कार्यकाल के लिए, पूरे टर्म के लिए एक राज्यसभा सीट पर, क्योंकि 2 राज्यसभा की सीटों पर जो चुनाव होने वाला है, इसमें राजनीति के तमाम जानकारों का यह मानना है कि एक सीट बीजेपी के खाते में कंफर्टेबल जा सकती है, दूसरी सीट पर कांग्रेस पार्टी अपना दावा ठोक सकती है, क्योंकि उनके पास भी 37 विधायक हैं। और यदि जोड़ तोड़ वाली सिचुएशन बने, क्रॉस वोटिंग वाली सिचुएशन बने, तो उसमें भी संख्या बल पूर्ण नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि करीब 7 ऐसे विधायक जो कांग्रेस पार्टी में विधानसभा में मौजूद हैं
उन्हें कहीं ना कहीं अपना क्रॉस वोट के जरिए पाला बदलना होगा, जो कि संभावना नजर बिल्कुल नहीं आती है। तो ऐसे में एक सीट पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा हो सकता है, दूसरी सीट भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी से हरियाणा में अपने कब्जे में करते हुए नजर आएगी। लेकिन इतने चेहरे जो कि फाइट में दिखाई दे रहे हैं, इसमें से किसका भाग्योदय होता हुआ नजर आएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। इस पूरे मुद्दे पर हमने अपने साथी अमन जी से चर्चा की और उन्होंने क्या कुछ बताया हरियाणा की राजनीति के बारे में और आने वाले वक्त में इस सीट पर, राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के बारे में, वो बयान आपको सुनवाते हैं। बीजेपी के अंदर भी एक लंबी फहरिस्त दिखाई पड़ती है, जहां पर चाहे कुलदीप बिश्नोई की बात करें या और तमाम चेहरों की बात करें, कैप्टन का जिक्र आपने किया, उनकी बात करें, ऐसे कई चेहरे हैं जो अपना दावा पेश करते हुए दिखाई पड़ रहा है। वैसे में बड़ा सवाल ये होगा कि क्या किरण चौधरी के साथ ही बीजेपी इस सीट के ऊपर जाना चाहेगी या यहाँ से कोई नाम नया निकल कर सामने आ सकता है। चूंकि अभी अगर तकनीकी तौर पर देखा जाए तो बीजेपी एक ही सीट पर अपना दावा पेश कर सकती है जो लगभग उनके हिस्से में आती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी सीट की बात करें तो वो जोड़ तोड़ की जो हम बात कर रहे थे उसके तहत हो सकता है, लेकिन फिलहाल अगर एक नाम की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है किरण चौधरी को बीजेपी जरूर एक बार फिर मौका देना चाहिए, क्योंकि 2 साल का सिर्फ उनका कार्यकाल था। फुल टाइम अगर कार्यकाल के बारे में सोचा जाए तो किरण चौधरी को बीजेपी राज्यसभा फिर से भेजेगी। बीजेपी किरण चौधरी को हो सकता है यहाँ पर फिर से राज्यसभा की बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जाए। कांग्रेस के लिहाज से बात करें तो अशोक तंवर बड़ी दावेदारी पेश कर सकते हैं। अजय माकन को भी पिछले राज्यसभा के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि खबरें ये सामने आई थी कि कांग्रेस पार्टी में हरियाणा में क्रॉस वोटिंग हो गई थी। ऐसे में अशोक तंवर, जिन्होंने सीधे महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी की रैली में कांग्रेस पार्टी में फिर से शामिल हो जाने का फैसला किया और सीधा कहीं ना कहीं गांधी परिवार के साथ उनका इंटरेक्शन है, तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यहाँ पर ओवरटेक करके गांधी परिवार दलित चेहरा होने के नाते अशोक तंवर के फेवर में जाना चाहेगा कांग्रेस पार्टी के लिहाज से, क्योंकि दलित वोट बैंक को भी साधना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए जरूरी है। लेकिन देखिए यहाँ पे हम अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की तो राहुल गांधी या कांग्रेस आला कमान जो है वो जरूर चाहेगा कि अशोक तंवर जैसे चेहरे निकल कर सामने है, क्योंकि जाति की जो समीकरण है वो भी बैठाने का प्रयास किया जा सकता है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिस तरह मजबूती कांग्रेस पार्टी में नजर आती है, आप देखेंगे 1 साल तक पूरा मामला डिले रहा कि भाई कोई भी नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाया, कई नामों पर चर्चा हुई, लेकिन आखिरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सर पर ये सेहरा बना, उन्हीं को विपक्ष नेता बनाया गया। ऐसे में उनकी जो तारीफ नायब सिंह सैनी ने कर दी है उसको लेकर भी तमाम तरह के अब सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या आगे की रणनीति को देखते हुए एक तरीके सोची समझी ये रणनीति के तहत बीजेपी जा रही है कि उनकी तारीफ करने का मतलब ये है कि क्या यहाँ से उनके पाले से भी कुछ लोग लेकर आए जा सकते हैं। इसके अलावा आप जो नामों पर जिक्र कर रहे हैं क्या वो अशोक तंवर हो सकते हैं, अजय माकन हो सकते हैं, यानी कि 2 ही चेहरे कांग्रेस पार्टी के पास बड़े नजर आते हैं। इक्का दुक्का नामों पर और विचार विमर्श चल सकता है, लेकिन मिला जुला कर ये 2 चेहरे जो हैं ये बड़े चेहरे हैं। उनमें से एक नाम अगर कांग्रेस पार्टी चाहेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि अजय माकन वो नाम हो सकते हैं। बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए राज्यसभा में नजर भी आते रहे हैं, तो हो सकता है कि उन्हीं के नाम पर कांग्रेस पार्टी मोड़ लगाती हुई दिखाई पड़े। सर, आखिरी सवाल रहेगा ओबीसी चेहरे के रूप में रामचंद्र जांगड़ा जो राज्यसभा में थे भाजपा के खेमे से, अब क्या ओबीसी वोट बैंक को लेकर राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं? क्योंकि चर्चा ये भी चल रही है कि सुधा यादव को फिर से राज्यसभा भेजा जा सकता है। तो ऐसे में ओबीसी मुख्यमंत्री के तौर पर बात करें तो बड़ी जिम्मेदारी नायब सिंह सैनी के पास है, तो यहाँ अहिरवाल को मजबूत करने के लिए भाजपा ओबीसी को किस तरीके से कन्विंस करेगी? देखिए बिल्कुल, और इसको लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि चाहे राव नरबीर हो चाहे राव इंद्रजीत हो, समय समय पर सवाल उठाते रहे, कहते रहे कि भाई जो अहिरवाल बेल्ट है लगातार बीजेपी को मजबूत करती रही है, तो ऐसे में उनका जो प्रतिनिधित्व है उसको भी बढ़ावा मिलना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और इस तरह की तमाम सारी बातें लगातार अब कह सकते हैं कि जो खेमा है कह सकते राव इंद्रजीत का उनकी तरफ से उठ रही है, राव नरबीर की तरफ से उठ रही है। अब वो क्या वाकई में बीजेपी इसको लेकर बहुत सीरियस है, क्या बाकी बीजेपी ओबीसी चेहरे को ही आगे बढ़ाना चाहती है, चाहे सुधा यादव हो या कोई और चेहरा हो? तो ये अब बीजेपी के आला कमान पे डिपेंड करता है, क्योंकि आवाजें तो उठती रही हैं कि भाई जो अहिरवाल बेल्ट है वो लगातार बीजेपी को न सिर्फ मजबूत करती रही है, बल्कि अगर बीजेपी 3 बार से सत्ता में है तो उसका सबसे बड़ा जो कह सकते हैं योगदान है वो इसी बेल्ट का नजर आता है। बिल्कुल, हरियाणा में अहिरवाल बेल्ट का बड़ा योगदान नजर आता है। देखना दिलचस्प ये रहेगा कि आखिरकार ओबीसी चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा के लिए किसे नामित करती हुई नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से वोट बैंक के लिहाज से देखा जाए तो अहिरवाल क्षेत्र काफी अहम हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य से। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी इस क्षेत्र से
28 विधानसभा सीटों में से 22 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली थी। उसका बड़ा कारण यह था कि एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के खेमे में मौजूद हैं, जो कि गुरुग्राम से लोकसभा सांसद हैं, और करीब 12 से 13 ऐसे विधायक थे जो कि सीधे राव इंद्रजीत सिंह के वोट बैंक से संबंध रखते हैं। देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि ओबीसी सीएम के बाद अब राज्यसभा में ओबीसी की सीट किसके खाते में हरियाणा में जाती हुई नजर आती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही।